Good morning, student. We will continue our topic formation of company. तो फॉर्मेशन ऑफ कंपनी में हमने अभी काफ़ी कुछ पढ़ा हुआ है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो अभी तक हमने प्रमोटर्स के बारे में पढ़ा था और प्रमोशन के बारे में पढ़ा था, उसको ही हम आगे बढ़ाते हैं। तो आज कुछ डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा आपको? मेमोरम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, लिस्ट ऑफ डायरेक्टर विथ रिटन कंसेंट ऑफ द डायरेक्टर, इंफॉर्मेशन कंपनी रजिस्टर ऑफिस, copy of agreement with the managing agent and other ancillary declarations। देन अपन पढ़ते हैं फर्स्ट मेमोरंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसको हम MOA शॉर्ट में बोल सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होता है हमारी कंपनी का, बहुत ही मेन रोल प्ले करता है ये, जिसमें हम हमारी कंपनी के ऑब्जेक्टिव रखते हैं। ऑब्जेक्टिव हमारा कुछ भी हो सकता है, मेन ऑब्जेक्टिव भी होता है और एक हमारा अदर ऑब्जेक्टिव होता है। तो हम उसको डिस्कस करते हैं। तो मेमोरंडम ऑफ एसोसिएशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट, हैज इट define the objective of the company. No company can legally undertake activities that are not contained in its memorandum of association. The memorandum of association contain different clauses। तो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होता है और उससे सारे के जो हमारी कंपनी का ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करता है। उसके बहुत सारे क्लॉज होते हैं, जैसे कि आपका फर्स्ट है नेम क्लॉज। द दिस क्लॉज कंटेन द नेम ऑफ द कंपनी विद विच द कंपनी विल बी नॉन। तो अपने कंपनी का नाम क्या रखना है जिससे ही लोग उसको उस नाम से जाने। विच हैज़ ऑलरेडी गिवन अप्रूव बाय द रजिस्टर ऑफ द कंपनी, जो पहले से जो पहले से कौन कर लेता है, इसको अप्रूव कर रहा है रजिस्टर ऑफ द कंपनी से, ROC। दूसरा पॉइंट है रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। दिस क्लॉज कंटेन द नेम ऑफ द स्टेट in which the registered office of the company is proposed to be situated. The exact address of the registered office is not required at this stage. What the same must be notified to the registrar within 30 days of the incorporation of the company। तो इमीजिएटली तो आप नहीं बता पा रहे हैं कि आप अपना रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ रखेंगे, तो आप उसकी इंफॉर्मेशन इनकॉर्पोरेशन के जस्ट 30 दिन के अंदर आपको देनी होगी। Object clause. This is probably the most important clause of the memorandum. It defines the purpose for which the company is formed. A company is not legally entitled to undertake in activity which is beyond the object stated in this clause। तो जो ऑब्जेक्टिव हमारे मेमोरंडम में लिखे हुए हैं उसके बियॉन्ड कंपनी नहीं जाएगी। विच द ऑब्जेक्ट क्लॉज इज डिवाइड टू सब क्लॉज। तो जो ऑब्जेक्ट क्लॉज है उसको हमने दो सब क्लॉज में डिवाइड किया है। पहला है द मेन ऑब्जेक्ट। द मेन ऑब्जेक्ट फॉर विच द कंपनीज फॉर्म आर लिस्टेड इन दिस सब क्लॉज। तो सबसे पहले आपको वहाँ मेन ऑब्जेक्टिव लिखना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमने कंपनी को फॉर्म किया है कि आप कौन सा काम करना चाहते हैं। It must be observed that in act which is either essential or incidental for the entertainment of the main objective for the company is deemed to be a bad, so it may not be stated explicitly in the sub clauses। तो आपको पता है कि दो क्लोज रखना पड़ेंगे। पहला आपको मेन क्लोज रखना पड़ेगा जो आप जिसके पर्पज से आपने कंपनी को फॉर्म किया। फिर आप अदर ऑब्जेक्टिव भी रख सकते हैं। अदर ऑब्जेक्टिव में जैसे आपने सपोज फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि आपका ही कोई कार का बिजनेस है, कार में आप डील करोगे, परचेस करोगे और उसको सेल करोगे। तो कार के साथ साथ आप उसके कुछ पार्ट्स भी बेचोगे और सर्विस भी करवाएंगे, या आप सर्विस सेंटर ओपन करोगे, तो वो फिर आपका अदर ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। द ऑब्जेक्ट नॉट इंक्लूडेड इन द मेन ऑब्जेक्ट वुड बी स्टेड इन दिस सब क्लॉज। However, if a company wish to undertake a business concluded in this subclause, it has to either pass a special resolution or pass an ordinary resolution and get सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल फॉर द सेम। तो भाई इस क्लॉज के लिए आपको तो या तो है ना एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, या फिर एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, या और आपको गवर्नमेंट से अप्रूवल भी लेनी होगी। फिर हम पढ़ते हैं लाइबिलिटी क्लॉज। दिस क्लॉज लिमिट्स द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर टू द अमाउंट अनपेड ऑन द शेयर्स ओन्ड बाय देम। तो यहाँ पे लाइबिलिटी के बारे में बताया कि भाई आपकी लाइबिलिटी कैसी रहेगी। जनरली जितने का शेयर, जैसे 10 रुपये का शेयर है
और अभी तक उसने 8 रुपये पे कर दिए हैं मेंबर ने, तो सिर्फ उसकी लाइबिलिटी जब कंपनी वाइंडिंग अप में जाएगी सिर्फ कितने से रह जाएगी, सिर्फ 2 रुपये से। 10 रुपये का तो शेयर था, 8 रुपये पहले से देखा, तो जो 2 रुपये रह जाएंगे उससे सिर्फ लाइबिलिटी वहाँ तक ही रहेगी। फिर आपका कैपिटल क्रॉस, तो कैपिटल क्रॉस में क्या करते हैं हम, हमारी एक अथोराइज कैपिटल होती है कंपनी को, हम उसको मेंशन करते हैं। ये आप कितनी भी रख सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई लिमिट नहीं है कि भाई आप इसको इतना ही रखेंगे, पर उससे ज़्यादा पैसा आप कंपनी से रेस नहीं कर सकते। बोले आप जो आपकी मर्ज़ी वो आप अथोराइज कैपिटल अपनी रख सकते हैं। तो this clause specify the maximum capital which the company will be authorized to raise through the issue of share. The authorized shares capital of the proposed company along with its division into the number of shares having a fixed face value specified in this clause. तो आपको वहाँ पे एक फेस वैल्यू भी रखना पड़ेगी कि आपका शेयर रहेगा वो कितना रहेगा, 10 रुपये वाला रहेगा, 1,000 रुपये रहेगा, 100 रुपये वाला रहेगा, तो ये भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो ये था हमारा कैपिटल फर्स्ट। तो दूसरा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है हमारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो देखो एमओए में क्या होता है कि वो हमें ऑब्जेक्टिव बताते हैं, और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन यानी एओ में क्या होता है कि वो हमें रूल्स और रेगुलेशन बताते हैं। और कोई कंपनी अगर इसे अपना एक तरीके से आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं बना रही तो उसको टेबल ए फॉलो करनी पड़ती है। टेबल ए में भी सारी की सारी यही बातें रहती है, कंपनी किस तरीके से अपना इंटरनल मैनेजमेंट करेगी। पढ़ते हैं अपन इसको। The article of association are the rules regarding the internal management of a company. These rules are subsidiary to the memorandum of association and hence should not contradict or exceed anything stated in the memorandum of association. रूल्स और रेगुलेशंस तो रहेंगे पर वो ऐसा कोई भी रूल्स रेगुलेशन नहीं रहेगा जो कॉन्ट्राडिकेट करे किसके रूल्स को, एमओए के, उसके बियॉन्ड नहीं जा सकता आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कभी भी। A public limited company may adopt Table A, which is a model set of the articles given in the Companies Act. Table A is a document containing rules and regulations for the internal management of the company. If a company adopts Table A, there is no need to prepare separate articles of association. तो फिर अगर कंपनी टेबल ए अडॉप्ट करती है तो उसको फिर सेपरेट तरीके से उसका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो आप इसको बस विशेष ध्यान रखना कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का क्या काम है, सिर्फ एक तरीके से रूल्स को फॉलो करना। तो a copy of the article of association stamped and duly signed by the signature of the memorandum of association is required for the registration. तो जो लोग हमारे एमओए में साइन करेंगे वही हमारे एओ में साइन करेंगे, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो साइन करेंगे वही हमारे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में वही व्यक्ति साइन करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आपको याद करके रखनी है जो है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 सबसेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, articles means the article of association of a company is originally framed or has altered from time to time। मतलब जो एक तरीके से ओरिजिनल रूप से यानी वास्तविक रूप से फॉर्म हुआ है और जो टाइम टाइम में उसमें बदलाव होते रहेंगे, टाइम टू टाइम अप्लाइड इन पर्सन्स ऑफ एनी प्रीवियस लॉ या ऑफ दिस एक्ट, या तो बहुत उसके प्रीवियस लॉ के अकॉर्डिंग या फिर उस टाइम जो एक्ट एप्लीकेबल है उस एक्ट के अकॉर्डिंग। कंसर्न ऑफ प्रपोज डायरेक्टर्स apart from the memorandum and article of association, a written consent of each person named as the director is required, confirming that they agree to act in that capacity, uh, undertake to buy and pay for qualification हैज़ मेंशन इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो आपने मेंशन करके रखा उसके हिसाब से वो वहाँ पे कंसर्न देंगे कि हाँ हम इनका शेयर को खरीदेंगे, कंपनी के शेयर को, और उसके लिए हम कुछ पेमेंट भी पे करेंगे। फिर है हमारा नेक्स्ट है एग्रीमेंट। द अग्रीमेंट इफ एनी विच द कंपनी प्रपोज टू इंटर विथ एनी इंडिविजुअल for appointment
has its managing director or has full-time director or manager is another document which is required to be submitted to the registrar for getting the company registered अंडर द एक्ट। तो आपको ये सारे के सारे एग्रीमेंट जो हैं आपके डायरेक्टर से वो भी आपको साइन करने पड़ेंगे जिससे कि आपका कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो सके। तो ये था हमारा एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट में मैंने बताया आपको कि भैया जो जो जिस तरीके से डायरेक्टर्स के बीच में जो एग्रीमेंट हो वो भी आपको सबमिट करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी की जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होती है उसमें इस सब चीज़ का भी रोल होता है। फिर स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशंस हम डिस्कस करते हैं। इसका मतलब ये होता है भाई आपने सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपने अच्छी तरीके से सबमिटेड कर दिए हैं, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट तो नहीं जो पेंडिंग है। A declaration stating that all the legal requirements pertaining to registration have been compiled with it to submitted to the registrar with the above mentioned documents for getting the company registered under the law. This statement can be signed by an advocate of High Court या Supreme Court या or a charter accountant in full time practice। ध्यान रखना, चार्टर अकाउंटेंट इन फुल टाइम प्रैक्टिस or by a person named in the article has a director or manager or a secretary of the company। ठीक है कि सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपने प्रॉपर तरीके से कंपाइल कर दिए हैं, प्रॉपर तरीके से आपने उनका सबमिशन कर दिया है। फिर रिसीव ऑफ पेमेंट ऑफ फीस। तो जो along with the above mentioned document, जो डॉक्यूमेंट्स आप देंगे जो जो मैंने इसके अभी तक हमने नाम लिए हैं, नेसेसरी फी हैज़ टू बी पेड फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। तो आपको कुछ ना कुछ जो एक फीस लगेगी वो आपको पे। अब जो फीस है वो फीस आपकी किस तरह डिसाइड होगी, जो आपकी एथोराइज कैपिटल होगी उस वजह से आपकी फीस को डिसाइड होगी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पोजीशन ऑफ प्रमोटर। तो promoter of the company enjoying a fiduciary position with the company with which they must not misuse। एक अच्छी पोजीशन यूज़ करके चलते हैं, एक उनकी जो पर्सनालिटी होती है वो एक हाई लेवल पे होती है जिससे कि वो ठीक है। तो बस इतना ध्यान रखना होता है कि वो उस चीज़ का मिसयूज़ ना करें। दे कैन मेक अ प्रॉफिट ओनली इफ़ इट इज़ disclose what must not make any secret profit। In the event of non-disclosure, the company can sign the contract and recover the purchase price paid to the promoters। अगर वो डिस्क्लोज नहीं करते और किसी वजह से अगर वो कुछ पैसा कमाते हैं तो फिर कंपनी प्रोमोटर से उतना पैसा ले सकती है। इट कैन ऑल्सो क्लेम डैमेज फॉर लॉस। अगर इस किसी वजह से कोई लॉस भी हो रहा है, डिस्क्लोज नहीं किया उसकी वजह से, तो भी कंपनी प्रोमोटर से पैसे ले सकती है। तो इट ऑल्सो क्लेम डैमेज फॉर लॉस सफर ड्यू टू नॉन डिस्क्लोजर ऑफ द मटेरियल इंफॉर्मेशन। प्रोमोटर आर नॉट लीगली इंटाइल्ड टू कम द expense incurred in the promotion of the company। However, the company may close to reimburse them for the pre-incorporation expenses। तो मैंने बताया था ना, कुछ expenses ऐसे होते हैं जो कंपनी बनने के पहले ही होते हैं, तो उनको हम प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस बोलते हैं। ठीक है। द कंपनी में ऑल्सो remunerate the promoter for their efforts by paying a lump sum amount या commission on the purchase price of property purchased through them या on the share sold। तो कंपनी उनको एक रेम्यूनरेशन देगी अगर कंपनी के बिहाफ पे उन्होंने कुछ चीज़ें खरीदी हुई, कुछ असेट्स खरीदी हुई है, तो उसके लिए कंपनी उनको रेम्यूनरेशन देगी। द कंपनी में ऑल्सो अलॉट देम शेयर और डिवेंचर और गिवन देम हैज़ एन ऑप्शन टू परचेज द सिक्योरिटी एट अ फ्यूचर डेट। ठीक है। तो कंपनी में ऑल्सो अलॉट देम शेयर, तो कंपनी उनको एक शेयर और अलॉटमेंट भी दे सकती है जो उन्हें एक ऑप्शन देगा कि वो फ्यूचर डेट पे उसको परचेज कर सकते हैं, एक फ्यूचर की डेट पे। तो ये कंपनी एक तरीके से प्रोमोटर को एक ये एक बेनिफिट देती है।
तो एक ऑप्शन भी है उन लोगों के लिए, वो ऐसा भी कर सकते हैं। तो ये था एकदम पोजीशन ऑफ द प्रमोटर्स। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो हमने यहाँ डिस्कस किया हुआ था एमओए, एओए, कंसर्न और रिटर्न कंसर्न, एग्रीमेंट, आपका स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन और पेमेंट ऑफ फीस, और फिर लास्ट में डिस्कस किया हमने पोजीशन ऑफ प्रोमोटर्स। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब हम आगे का जो रहेगा हम उसको नेक्स्ट वीडियो डिस्कस करेंगे। आगे आपका इनकॉर्पोरेशंस टॉपिक रहेगा। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू एंड हैप्पी स्टडी।